के ब्रांड मास्टर्स, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और एसईओ गुरुज, फ्यूचर एसईओ गुरुज इंशाअल्लाह ताला। इससे पहले आपने अंग्रेज़ी की जो बेसिक 44 साउंड्स हैं उनको समझने की कोशिश की। ये हमारी वो स्टेज थी जिस सतह पे हम हरूफ तहज्जी यानी लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में 26 हैं और उनकी जो साउंड्स बनती हैं 44, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है और वॉल साउंड्स जो हैं वो क्या होती हैं, डिफ्थोंग्स जो हैं वो डबल वॉल साउंड किस तरीके से हम प्रोड्यूस करते हैं और फिर किस तरीके से हमारी बांसुरिया जो है उसके अंदर से मुख्तलिफ सुर जो है वो वोकल ट्रैक में पैदा होते हैं हमारे दांतों की मदद से, होंठों की मदद से। फिर हमारा जो जबड़ा है, हमारा तालू जो है या ज़बान हमारी क्या रोल प्ले करती है ये सुर निकालने में। अब इससे हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, यानी आपकी पहली स्टेज हो गई हरूफ तहज्जी की आवाज़ें। अब सिर्फ हरूफ तहज्जी की आवाज़ें निकालने से ज़बान की मकसदियत पूरी नहीं होती। अब हमने इन हरूफ को, दो या दो से ज़्यादा हरूफ को आपस में मिलाना है, कनेक्ट करना है, यानी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कनेक्टेड स्पीच की तरफ हम बढ़ जाएंगे। अमूमन गलती क्या होती है कि अगर आपको, या तो पहली बात हमने डिस्कस की थी कि साउंड्स सिखाई ही नहीं जाती, हमें पता ही नहीं चलता कि यू की साउंड जो है वो किस तरीके से निकलेगी। चूँकि यू को बोलते हुए हमने यू कहा था, लिहाजा हमारे जहन में ये जो है वो रहती है उर्दू ज़ुबान के हवाले से। लेकिन हम जब देखते हैं स्पेलिंग्स के अंदर तो यू की आवाज़ अ करके भी हमें नज़र आती है, तो इसलिए थोड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो वो स्टेज आपकी क्लियर हो गई। आई होप कि आपने उसकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस की होगी। अब इन हरूफ को मिला के जब हम आगे निकलते हैं, इसी से एक बड़ा चंक होता है, एक छोटा सा पीस होता है जिसको हम कहते हैं सिलेबल। बेसिकली जब हम साउंड निकालते हैं हरूफ तहज्जी की, तो उस साउंड के अंदर भी आवाज़ बज़ाहिर एक ही लेटर की हम निकाल रहे हैं, लेकिन उस आवाज़ के पीछे अगर आप सिर्फ आवाज़ पे गौर करें तो आपको एक सिलेबल नज़र आता है। तो बेसिकली सिलेबल जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट पीस, यूनिट या चंक या कंपोनेंट होता है आवाज़ का, जिसके अंदर एक वावल साउंड मस्ट होती है। वावल नहीं, वावल साउंड, यानी आपका ए ई आई ओ यू फिज़िकली मौजूद ना हो, लेकिन उसकी साउंड, जैसे वाई जो होता है, बाज़ का वाई भी एक वावल साउंड हो सकता है। जैसे एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ, दो लफ्ज़ आपने सुने होंगे, एक को हम कहते हैं प्लीज़, एक को हम कहते हैं पुलिस। ये हमारा उर्दू में लफ्ज़ है, लेकिन जो अहले ज़बान हैं वो इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। तो अगर आपको सिलेबल की समझ आ गई, जिसको उर्दू या हिंदी में हम कहते हैं हिज्जे, हिज्जे करना, यानी अरबी में आपने पढ़ा सीन ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा। तो ये सा, ला और मा जो है ये अलग अलग साउंड्स थी, लेकिन जब हम इनको कनेक्ट करते हैं इन तीनों डॉट्स को, तो ये आवाज़ हमारी बनती है साला मा या जारा बा या ज़ारा बा। तो इन तमाम साउंड्स को मिला के कनेक्ट करके लेटर्स के बाद हम दो या तीन सिलेबल्स और उसके बाद वर्ड्स, और फिर वर्ड्स एक सेंटेंस के अंदर जब कनेक्ट होते हैं, तो ये आपकी वो महराज होती है कि जब आप थोड़ा सा अपनी स्पीकिंग स्किल्स के साथ मंजर यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। फिर सेंटेंसेस से भी बात आगे बढ़ती है और आप पैराग्राफ के पैराग्राफ और एसेस के एसेस या पूरी पूरी स्पीचेस जो हैं वो आप डिलीवर करने की पोजीशन में चले जाते हैं। तो आपके जहन में जब आपने क्लाइंट्स के साथ डील करना है या आपकी ऑफलाइन दुनिया के अंदर भी कहीं पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, आपने कहीं प्रेजेंटेशन देनी है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपको कनेक्ट करना चाहिए। और कनेक्शन हमेशा वहाँ पे होगा जहाँ प्रैक्टिस आपकी इन्वॉल्व होगी। विदाउट प्रैक्टिस आप कनेक्ट नहीं कर सकेंगे। यानी आपको आवाज़ें निकालनी भी आनी चाहिए। आपने बांसुरिया को दोबारा से एग्जाम्पल जो हमने दी थी, एक एनालॉजी, उस एनालॉजिकल एक्सप्रेशन को दोबारा ज़हन में लेके आए। तो बांसुरिया के अंदर जो सुर होते हैं वो मुख्तलिफ आवाज़ें नहीं होती, कटी हुई नहीं होती, बल्कि एक रिदम होता है, एक इंटोनेशन पाई जाती है। सुर और ताल जैसे होता है, लय और ताल वगैरह का आपस में कॉन्सेप्ट होता है, तो वो पूरी एक लूप बनती है। बाज़ चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं, बाज़ चीज़ें डिफरेंट अंदाज में हमारे सामने आती हैं। अभी अब तक जितना मैंने बातें की हैं या मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी मरबूत गुफ्तगू है, कनेक्टेड स्पीच है। यानी मैं मुसलसल बोल रहा हूँ, आवाज़ें निकल रही हैं, हरूफ से सिलेबल्स बनते हैं, सिलेबल से अल्फाज जो हैं वो बनते हैं, फिर जुमले बनते हैं। कहीं कहीं पे मैं रुकता हूँ, पॉज करता हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, मेरे हाथ उसमें मूव करना शुरू कर देते हैं,
मेरी आइज़ का कांटेक्ट होता है, मेरा लहजा कभी ऊपर जाता है पिच में, कभी नीचे आ जाता है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि सरगोशी में हमारी आवाज़ किसी और तरीके से, हमारा लहजा किसी और तरीके से सामने आ जाता है। तो इस आज के आपके ट्यूटोरियल के अंदर आपने सिलेबल्स को समझना है, और ये अगर बुनियादी सतह पे तलबा और तालिबात को सिखा दिया जाता तो आप अंदाज़ा लगाएंगे आज के इस ट्यूटोरियल के बाद कि कितनी सहूलत हो जाती। यानी आप अगर ये जहन में रखें कि एक मरतबा जब आपने आवाज़ निकालनी है किसी लफ्ज़ की, तो एक वाउल साउंड उसमें मस्ट है, उसको हम कहेंगे सिलेबल्स। यानी कोई भी लफ्ज़ आपके सामने आ जाए तो आपने वाउल साउंड उसकी देखनी है, वाउल नहीं गिनने। कुछ लोग शुरू में गलती करते हैं कि वो स्पेलिंग करते हुए एक बड़ा सा लफ्ज़ जैसे ब्यूटीफुल है तो वो उनके सामने रखा जाए तो वो उसके वाउल्स गिनकर उसको सिलेबल्स में लेके जाना चाहेंगे। नहीं, आपने एक लफ्ज़ को प्रोनाउंस करना है जैसे अहले ज़बान करते हैं, आपकी अपनी वेरिएशन होगी, लेकिन उसके मुताबिक आपने सिलेबल तलाश करने हैं। जितनी वाउल साउंड्स होंगी, एक वाउल साउंड है तो एक सिलेबल, दो वाउल साउंड्स आ जाएगी किसी लफ्ज़ को बोलते हुए तो वो दो हो जाए, अगर तीन आपके वाउल साउंड हैं तो तीन। इसी तरीके से करते करते जो जो हम ऊपर जाते हैं लफ्ज़ बड़ा होता जाता है। एक वक्त आता है कि 8 या 8 से ज़्यादा सिलेबल्स जो बिलअमूम मेडिकल की जो दवाइयाँ होती हैं या डॉक्टरों की जो टर्म्स होती हैं, एब्डोमिनल, क्रिस्टोफर, फलाना फलाना, उसमें आपको ये बड़ी बड़ी सिलेबल्स नज़र आते हैं 8 से ज़्यादा। लेकिन बिलअमूम जो ह्यूमन कैटेगरी में डॉक्टरों के अलावा, चूँकि डॉक्टरों की आपको पता टर्म्स इतनी मुश्किल होती हैं, मैं कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ MBBS कर गए हैं तो मैं उनको हंस के कहता हूँ यार ये तुम्हारी हिम्मत है, वरना ये टर्म्स जो है मेरी उम्र गुजरी इंग्लिश पढ़ाते हुए मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकता। तो वो कहते हैं सर हमें आदत पड़ जाती है। ज़ाहिर बात है, चूँकि बहुत सारी दवाइयों के अंदर बहुत सारी फार्मूलाज़ को मिला के एक बड़ा सा नाम, एक मैंने यहाँ तक लफ्ज़ देखा उसमें कोई 22 सिलेबल्स थे, 22 सिलेबल्स। कम ऑन, इसका मतलब ये है कि 22 डिफरेंट साउंड्स थी उसके अंदर, उस एक लफ्ज़ के अंदर। एनीवेज हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम MBBS तो कर नहीं रहे, हम MB तक रुके हैं, BS को हमने छोड़ दिया है। तो ये जो हमारा मिशन ब्रांडिंग है वो हम बेसिक साउंड्स और उसके बाद सिलेबल्स को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब सिलेबल्स को काउंट किस तरीके से करना है, उसको स्पेलिंग आपने किस तरीके से बनाने हैं, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं करना। चूँकि हर ज़ुबान की तरह इंग्लिश में आपके पास बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके जो हरूफ तहज्जी होते हैं, जो लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, वो साइलेंट होते हैं। बाज़ लफ्ज़ किसी और शक्ल में मौजूद है, आवाज़ किसी और तरीके से है। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस ज़रूर मौजूद होती हैं। उसकी वजह यह है इंग्लिश ज़ुबान चूँकि पुराने वक्तों से जब चलती हुई आज मॉडर्न दौर में अमेरिका तक ये दाखिल होती है, पहले ये UK में किसी और अंदाज में थी, तो कुछ अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन थी वो वही रही जो पहले से थी, स्पेलिंग चेंज हो गए। कुछ के स्पेलिंग जो है वो चेंज हो गए, आवाज़ वही रही, कुछ की आवाज़ चेंज हो गई और स्पेलिंग वही रहे। तो ये थोड़ा सा इनके अंदर एक क्लैश नज़र आता है। प्लस UK और USA के दरमियान भी एक इख्तलाफ पाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू ज़बान के हवाले से अगर आप अमृतसर में चले जाएँ, कराची में आ जाएं, या यहाँ पे पाकिस्तान में आ जाएं, या दिल्ली में निकल जाएं, तो उर्दू के मुख्तलिफ लबो लहजे आपको नज़र आते हैं। हर जगह पे ये दावा किया जाता है कि हम अहले ज़बान हैं। जैसे UK वाले जो हैं वो अंग्रेज़ी को एक तवील अरसा तक अमेरिकन इंग्लिश एक्सेंट को वो रद्द करते रहे, वो कहते थे ये कोई अंग्रेज़ी है। लेकिन चूँकि अमेरिका सोशली पॉलिटिकली डोमिनेट कर गया दुनिया को, लिहाजा अब उनका स्टाइल कंप्यूटर में भी आता है, तो वो दोनों स्टाइल जो हैं वो हमारे सामने रहते हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया में चूँकि एक तवील अरसा जो ब्रिट सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो चूँकि चलता रहा, लिहाजा हमारे लबो लहजे के अंदर जो UK वाला स्टाइल था वो डोमिनेट करता रहा। एक तवील अरसा कंप्यूटर से पहले हमने उसी एक्सेंट को समझने की कोशिश की। इसी वजह से हमारे अक्सर टीचर्स जो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन के पढ़े हुए हैं या सीखे हुए हैं, आज जदीद दौर में जो बच्चे कंप्यूटर वाले हैं उनकी स्पेलिंग डिफरेंट है, उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। अब जाके थोड़ा ये गैप जो है ये कम होना शुरू हुआ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सब ने तस्लीम कर लिया। हमारे यहाँ भी सिलेबस जो है वो रिवाइज़ हो गया कि जो कंट्री इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जो डोमिनेट कर रही है उसी की लैंग्वेज को लेके आगे चलना चाहिए। तो एनीवेज आपने कंफ्यूज इसमें नहीं करना, क्योंकि हर लफ्ज़ की एक अलग ट्रीटमेंट होती है। यहाँ पे एक फ़र्क आपने ज़रूर नोट करना है, ये बड़ा ज़रूरी है इस स्टेज पे समझना।
एक होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मैं बात करते हुए उर्दू ज़ुबान में आपने देखा होगा कि मेरा एक बिल्कुल स्पॉट, वो चेहरा तो ज़रूर रहता है, बॉडी लैंग्वेज भी इसमें है, लेकिन सारे के सारे जो लफ्ज़ हैं वो इक्वल अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर इक्वल एक वेट जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो इंग्लिश में कभी मेरा लहजा पीछे जाएगा, कभी सामने आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। यानी इंग्लिश के अल्फाज के लिए प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैं उर्दू कहते हुए उर्दू, इसमें मैं उर्दू नहीं कहूँगा। इसी तरीके से मैं अंग्रेज़ी नहीं कहूँगा या अंग्रेज़ी नहीं कहूँगा जब तक मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा या परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। तो अंग्रेज़ी ज़बान जो है ये स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज इसको कहा जाता है, यानी इसको, इसके हर लफ्ज़ के ऊपर, सिलेबल्स के ऊपर ज़ोर ज़रूर आता है। इसके कुछ फार्मूलाज बने हुए हैं। शुरू में जब इंसान सीखता है स्ट्रेस के हवाले से तो वो हर लफ्ज़ को चबा के बोलने की कोशिश करता है। नहीं, अंग्रेज़ी ज़ुबान में हर लफ्ज़ के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस ज़रूर है लेकिन हर जगह पे, यानी राइट स्ट्रेस एट द राइट सिलेबल या राइट स्पॉट फॉर द राइट प्रोनाउंसिएशन, ये आपका फार्मूला होना चाहिए। उर्दू और हिंदी की अगर हम बात करें तो उर्दू और हिंदी जो है ये आपका स्ट्रेस टाइम नहीं है, इसमें सिलेबल की हद तक स्ट्रेस नहीं है, पूरे का पूरा लफ्ज़ जो है वो एक निकलता है। हाँ, हमारी अगर कोई कैफियत हो, जज्बाती मोहब्बत भरा अंदाज़ हो, नफ़रत का अंदाज़ हो, तो हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो असरअंदाज ज़रूर होती है हमारे लहजे के ऊपर, लेकिन हम अंग्रेज़ी की तरह स्ट्रेस नहीं करते। यही वजह है कि हमें शुरू में अंग्रेज़ी प्रोनाउंसिएशन के हवाले से इसको सीखने में तकलीफ़ होती है। और जब हम अपने क्लाइंट्स के साथ स्काइप पे बात करते हैं या वैसे भी कोई अहले ज़बान हो जिसको नेटिव कहा जाता है, तो उसको हमें समझने में थोड़ी दुश्वारी होती है और हमें उसके बारे में समझने में दुश्वारी होती है। रीज़न इज़ कि हम सिलेबल्स को किसी और तरीके से निकालते हैं, हमारी बांसुरी ऐसे सुर हमारी वेरिएशन के मुताबिक निकलेंगे और उनको चूँकि समझ किसी और तरीके से आती है। जैसे अब उर्दू बोलते हुए मैं कहूँगा कि यार कौन सा वक्त आ गया है, तो मैंने वक्त के जो लफ्ज़ के हिज्जे थे वो पूरे ये नहीं कहा कि कौन सा वक्त आ गया है, बल्कि मैं इसको शॉर्ट करके आगे बढ़ जाता हूँ, यार कौन सा वक्त आ गया है, देखो यार क्या ज़माना आ गया है, क्या ज़माना आ गया है। लेकिन इसको जब मैं बोलता हूँ तो मैं कहता हूँ क्या ज़माना आ गया यार, और जो सुनने वाले हैं सामईन वो मुझे समझ जाएंगे चूँकि वो भी इसी ज़बान को समझने वाले हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में भी बहुत सारे लफ्ज़ों को, जैसे ये गाना वाना आपने सुना होगा, अक्सर ऑक्सिलरी वर्ब्स ड्रॉप हो जाती हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। तो बहुत सारे लफ्ज़ हम जब नए नए सीखते हैं अंग्रेज़ी तो हम हर लफ्ज़ को अलग अलग प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं, जबकि वहाँ पे फ़्लो किसी और तरीके से मूव करता है। तो ये फ़र्क नेचुरल रहेगा, इससे आपने घबराना नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेस की समझ होनी चाहिए ताकि जब कोई अगला बंदा आपके सामने प्रोनाउंस करे तो आपको पता चल जाए कि आपका क्लाइंट को यूके का है या यूएसए का, तो वो दरअसल क्या कहना चाहता है। फिर हर लिहाज में लफ्ज़ों का भी फ़र्क आ जाता है, कुछ लफ्ज़ यूके में किसी और अंदाज में सामने आते हैं और यूएसए में उनका कोई और मीनिंग हो सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव इसमें फ़र्क मैंने देखे हैं। और बाज़ का बड़ा मजाक बनना शुरू होता है कि वो लफ्ज़ जो अमेरिका में अच्छे समझे जाते हैं, यूके में उनकी एक हिस्ट्री जो है वो बड़ी नेगेटिव हो जाती है। तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आप किस खित्ता ज़मीन पे जाके वो बात कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आज के ट्यूटोरियल में हमारी ये डिस्कशन नहीं, इसके बाद मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिस्कशन करूँगा और आपको कोशिश करूँगा कि आपको ये समझ आ सके, ताकि फाइवर या अपवर्क या दीगर फ्रीलांसिंग साइट्स पे या बिजनेसेस में ऑनलाइन आप क्लाइंट्स के साथ, चूँकि मार्केटिंग बगैर अंग्रेज़ी के उस तरीके से आगे आपकी बढ़ ही नहीं सकती। ब्रांड बनना है आपने तो फिर आपको ब्रांड बनने के लिए उस दुनिया की ज़बान समझनी पड़ेगी जहां आप मौजूद हैं, जहां आपका बिजनेस फ्लरिश कर रहा है। या हमने डिस्कस किया था, चाइना के पास चला जाएगा तो चाइनीज़ आपको सीखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। एनीवेज, तो जो एग्जांपल मैंने दी थी आपको, ये जो आपका पुलिस है और प्लीज़ है, अब इनके अगर स्पेलिंग देखें तो एक तरह के हमें नज़र आते हैं, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लफ्ज़ इसमें छोटा या बड़ा नहीं है। प्लीज़ के अंदर ये वन सिलेबल इसको कहेंगे, चूँकि इस लफ्ज़ को अगर हम एग्जैक्टली प्रोनाउंस करें तो ये लफ्ज़ प्लीज़ है। प्लीज़, इस लफ्ज़ पे गौर करें, इसमें ज़ साउंड आ रही है, प्लीज़ यानी PLEEZ, प्लीज़। लेकिन अगर आप पुलिस को देखें तो यहाँ पे ये टू सिलेबल है और ये हमारी, चूँकि पे के ऊपर हम पेश डालते हैं पोलिस, उसकी वजह क्या है, हमें बताया गया कि ओ जो है, ओ वो बेसिकली पेश के साथ चलता है, तो हम ओ के लिए मुंह भी अपना ओ की तरह बनाते हैं। लेकिन अमेरिकन एक्सेंट में जो ओ है वो पेश नहीं है, जो उर्दू में हम बोलते हैं।
तो उसके लिए हमें प का लफ्ज़ बोलना पड़ेगा, PUH, अ थोड़ा सा जर का था, पलीस, 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 PUHLEES। तो अब इसमें साउंड के ऊपर आपने गौर करना है। पहले में क्या था, प्लीज, वन सिलेबल। वजह क्या है, P कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, L कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, Z आपको हमने डिस्कस किया था, इसके अंदर एक फ्रिक्शन है, ये भी आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। लेकिन दरमियान में जो डबल ई है वो असल स्पेलिंग थे PLEA, लेकिन EA को हम पढ़ते इस तरीके से हैं, प्रोनाउंस इस तरीके से करते हैं जैसे डबल ई। डबल ई का मतलब थोड़ा सा लंबा, प्लीज, प्लीज, यानी प्लीज भी नहीं और आपने इसको प्लेज भी नहीं कहना, प्लीज यानी एक ई से थोड़ा लंबा करके और उसको जर्क देनी है, प्लीज, प्लीज, और वन सिलेबल है, क्योंकि एक ही दफ़ा सारा लफ्ज़ है वो अदा हो गया। लेकिन प्लीज, अब ये जो स्पेलिंग देखें तो PO है और फिर LICE, यानी PO इसके नीचे अंडरलाइन करें तो ये एक सिलेबल बन गया, LICE उसमें भी एक आपका वावल भी है और साउंड भी एक है, प, यानी अगर हम पेश भी डाल लें पोलीस, तो बेसिकली पो के अंदर P तो साउंड थी कॉन्सोनेंट, प हमने डिस्कस किया था बाइलेबियल, उसके बाद आपकी O साउंड होगी, फिर होता है लीस, LICE। अब स्पेलिंग कोई डिफरेंट है, आवाज़ क्या है, PUH, यानी आप PUH के साथ इसको करेंगे प, और लीस के लिए LEES, तो दरमियान में आपकी डैश है, यानी ये दो सिलेबल हो गए। तो ये फ़र्क आपने ज़हन में रखना है कि प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से सिलेबल्स होते हैं, स्पेलिंग के हिसाब से सिलेबल नहीं है, ये बात ज़हन में रखें। ये शुरू में कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, यानी ये नहीं कि एक वाउल आ गया तो आपने उसको सिलेबल बना लिया, नहीं, अगर साउंड एक निकल रही है और बेशक वाउल उसके अंदर 3 भी हैं तो उसको हम एक सिलेबल ही कहेंगे, क्योंकि साउंड एक जैसी निकल रही है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से अब इसके हवाले से बहुत ज़बरदस्त डिक्शनरीज मौजूद हैं, जिसमें IPA के हमने जो सिंबल्स डिस्कस किए थे, या ऑनलाइन आपके पास डिक्शनरीज मौजूद हैं। सिंपल आप लिखेंगे फोनेटिक डिक्शनरीज, कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे वो आपको पूरा चार्ट बना के दिखा देंगे कि ये अमेरिकन किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, साथ स्पीकर का आइकन होगा, वो आप वहाँ से प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बड़ा दिलचस्प इसके अंदर फ़र्क होता है। अब सिलेबल्स के अंदर सबसे पहले जो स्ट्रेस की हम डिस्कस कर रहे थे कि स्ट्रेस ऐसे नहीं शुरू हो जाता कि हर लफ्ज़ को आप स्ट्रेस के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रेस को समझ गए इस स्टेज पे, जैसे आपने साउंड सीखी थी, आज अपने सिलेबल का स्ट्रेस सीखना है, कब कहाँ किस जगह पे जोर देना है, आप खुद महसूस करेंगे कि सर बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ गया। हमें समझ भी आना शुरू होगी मूवीज़ की, क्योंकि मूवीज़ का फ़ायदा ये होता है, या न्यूज़ जब आप सुनते हैं इंग्लिश में, वो कनेक्टेड स्पीच होती है। ख़ासकर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं BBC वगैरह की अच्छी बनी हुई, वो ज़रूर देखा करें। माहौल बनाना पड़ता है, जैसे मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, जब तक आप इंग्लिश का माहौल नहीं बनाएंगे, जब तक ये हमारे सेशन शुरू हो रहे हैं, अगर ये इनमें डिले आ गई है, लेकिन मैंने आपको बताया था कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक ट्यूटोरियल के अंदर आपको 10-10 ट्यूटोरियल का मवाद मिल जाए, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करें। साउंड की जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको शाबाश। आपने अपने बहनों भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पे पागलों की तरह इंसान को प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी मजाक आपका उड़ाया जाएगा, लेकिन आप चूँकि सीख रहे हैं जुनून के साथ, आप सीख जाएंगे। जो जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू की तो लोग मेरे हवाले से बहुत मजाक उड़ाया करते थे, मेरे साथ वाले। फिर वक्त गुजरा, अब वो मेरे पास आते थे, ये शाह जी एप्लीकेशन लिखते हैं, ये फ़लाँ काम करते हैं, फ़लाँ काम करते, तो मैं उनको हंस के कहता था फ़लाँ मौके पे तुम मजाक उड़ाते थे मेरा। मुझे अक्सर कहते थे तोड़ा मुँह डींगा हो जाना शाह जी, तुसी मुँह टेढ़ा कर करके बोल दो। तो दोस्त यार होते हैं वो मजाक करते हैं, दोस्तों के मजाक का बुरा ना मनाया करें, लेकिन जो आपके ख़िलाफ़ है, जो आपके हक़ में नहीं, उसको इग्नोर कर दें। तो प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपने आगे नज़र रखनी है, फ्यूचर पे आपका जो टारगेट आपने सेट किया हुआ। ये आवाज़ें निकालें साउंड्स की बाउंसरी में से, अब हमने थोड़ी सी मज़ीद साउंड्स मिला के 2-2 3-3 साउंड जो है वो आपने सुर निकालने हैं सरगम की तरफ। तो इसके कुछ रूल्स बने हुए हैं। ये जो आपका सिलेबल स्ट्रेस होता है, इस अब स्ट्रेस क्या होता है कि कहाँ पे आपने किसी लफ्ज़ को लॉन्ग करना है, कहाँ पे शॉर्ट करना है, कहाँ पे लाउड करना है, कहाँ पे आप आवाज़ को मदम करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी बोलते बोलते अपनी आवाज़ को बिल्कुल नीचे ले जाऊँगा, जिसको कहते हैं ना निचले सुरों पे कोई बात कर रहा है, या ऊंचले, यार इतने ऊंचे सुरों में क्यों बोल रहे हो, थोड़ी आवाज़ कम रखो अपना। वालिदैन अक्सर कहते हैं बेटे आराम से बात करो, यानी
जब आपने कानों पे वो लगाया हो तो आपको पता है, आपको नहीं पता होता कि ईयरफोन आपने लगाया है, और कोई आपसे अम्मी आके आपको कहेंगे खाना खा ले, तो आप उनको बगैर हटाए हुए कहते हैं जी अम्मी, और इतनी ज़ोर से कहते हैं कि पूरा मोहल्ला सुनता है कि आपने जी अम्मी जी कहा है आगे से। तो थिंग्स हैपन। स्ट्रेस कितना लाउड करना है, कितना आपने उसको लो करना है, स्लो करना है। नेक्स्ट चीज़ यह है कि अमेरिकन और ब्रिटिश में थोड़ा सा डिफरेंट इसमें स्ट्रेस हमें नज़र आता है। एक मोटा सा प्रिंसिपल आप याद रखें, जो नाउन्स होते हैं, नाउन क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का जो नाम वगैरह होता है, किसी जगह का, किसी इंसान का, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन आपका हो गया, क्लाइंट हो गया, फ्रीलांसर हो गया, या इमरान खान है, वसीम अकरम है, या आपका फ़र्ज़ कर लें तेंदुलकर होता है। जितने भी नाम हैं आपके नाउन्स जो हैं, उनके जो फर्स्ट सिलेबल होता है अमेरिकन जो मेनली उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं, और ब्रिटिश जो है वो उसके अगले हिस्से पे जाके सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस करते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, बिलअमूम। जैसे चूंकि अमेरिका का जो लफ्ज़ है, हम उसको उर्दू में चूंकि अलिफ और मीम और फिर रे है, अमरीका, अब वो जब बात करेंगे तो वो अमेरिका नहीं कहेंगे, वो कहेंगे अमेरिका, अमेरिका, यानी पहले उनका थोड़ा सा जर्क लगता है, अमेरिका, आपने अक्सर सुना होगा। इसी तरीके से ये जो लफ्ज़ है एड्रेस, तो अगर आप ब्रिटिश टोन के ऊपर गौर करेंगे तो वो आपको कहेंगे एड्रेस, यानी वो सेकंड सिलेबल के ऊपर जाके आपको स्ट्रेस करेंगे। लेकिन अमेरिकन जो है वो एड्रेस कहेंगे, एड्रेस, एड्रेस, यानी पहले हिस्से पे उन्होंने जोर दिया। ये तो एक मोटा सा असूल है, यानी जितने नाउन्स होते हैं उनके शुरू में अमेरिकन का स्ट्रेस होता है, पहले सिलेबल्स में, पहली जो वावल साउंड के साथ हिस्सा होता है, और जो वर्ब्स होती हैं उसके सेकंड सिलेबल पे, या इसी तरीके से जितना बड़ा लफ्ज़ होता जाएगा। बाज़ औक़ात स्ट्रेस दो जगह पे भी आता है, एक प्राइमरी स्ट्रेस, एक सेकेंडरी, यानी एक लफ्ज़ है बड़ा जिसके अंदर 4-5 साउंड्स हैं, तो किसी जगह पे प्राइमरी सिलेबल होगा और किसी जगह पे सेकेंडरी सिलेबल होगा, यानी सेकेंडरी स्ट्रेस होगा, कम आपने ज़ोर देना, ज़ोर ज़रूर होगा। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इस पे इतना ज़्यादा आपने इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं बनाना। लफ्ज़ आपका स्ट्रेस ठीक होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट उन्हीं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रैक्टिस के साथ आता है। जैसे हम जब उर्दू बोलने वाले लोग हैं, तो मैं बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लफ्ज़ मैं खा जाता हूँ, बहुत सारी आवाज़ें दरमियान में मैं खा जाता हूँ, लेकिन आपको समझ आ रही है, क्योंकि हमारा खित्ता एक है, पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में, जहाँ जहाँ उर्दू समझने वाले हैं, हिंदी, तो मूवीज़ के अंदर भी बहुत सारे तेज़ी के साथ अगर कोई शाहरुख खान डायलॉग बोल देता तो हम समझ जाते हैं। वजह क्या है, हमें पता है कि यार यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स हमारी इंटेलेक्ट जो है वो खुद कर लेती है। सेम थिंग हैपन्स इन इंग्लिश कॉन्टिनेंट, जो इंग्लिश रीजन्स हैं, चूँकि उनकी ज़बान है, लिहाजा, या अगर आप बहुत ज़्यादा इंग्लिश माहौल में पढ़े हैं, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग हुई है, या आपने मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखी हैं, गाने बहुत ज़्यादा इंग्लिश में सुने हैं, या आपका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो दिन रात इंग्लिश बोलते हैं, साहिब ज़बान, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो गुस्से में कौन सा लफ्ज़ खा जाते हैं, जब वो खुश होते हैं, एक्साइटमेंट होती है, तो फिर वो क्या करते हैं। तो स्ट्रेस समझ जाने से आपको काफ़ी अफाका हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको दिलचस्पी इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरीके से उर्दू और हिंदी का हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये सिलेबल टाइम्ड होता है, स्ट्रेस नहीं होता हमारे यहाँ, यानी सा ला मा। अब ये नहीं कि सा ला मा, ये नहीं हम करते, हमारा सा ला मा, यानी हमने मखारिज ज़रूर सही करने होते हैं। अरबी में थोड़ा सा हमें स्ट्रेस भी नज़र आता है किसी जगह पे, लेकिन उर्दू और हिंदी जो है वो सिलेबल टाइम्ड है, बिल्कुल एक नरम अंदाज में महब्बतों की बातें हम करते चले जाते हैं। यही वजह है कि जब उर्दू बोलते हुए कोई शख्स ज़्यादा अरबी दान बन के बात करेगा तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उर्दू के अंदर जो हमारी हे है वो इतनी ज़्यादा हा नहीं होती। उर्दू के अंदर हमारा जो आइन है वो इतना ज़्यादा आइन नहीं होता जैसे अरबी का है। तो उर्दू हमारी या हिंदी जो उर्दू का एक उसकी वेरिएशन है, उसमें हमारा डिफरेंट एक जोन में जारी होती हैं बातें। जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको भी प्रोनाउंस करना शुरू कर दूँ तो मैं हर लफ्ज़ को या अरबी के साथ मिलाने की कोशिश करूँगा या फ़ारसी के साथ, यहाँ हम गलती कर जाते हैं। उर्दू का अपना मिजाज है, हिंदी का एक अपना मिजाज है, बंगाली है, हर ज़बान का। तो हम उर्दू को, अगर आप बहुत ज़्यादा अरबी पढ़ने वाले हैं, जैसे कुरान की तजवीद है, तो आपने देखा होगा अक्सर हुफ़ाज़ कराम या कुर्राश जो हैं या उलमाए कराम जो हैं वो जब बात करते हैं, मैंने भी चूँकि तजवीद की बहुत ज़्यादा मशक़ की हुई है, तो मुझे भी, अब हम उर्दू में जब बात करेंगे तो हम उलमाए कराम नहीं कहते,
जो नॉर्मल हम जैसे आम जो लोग होते हैं, जैसे एंकर पर्सन आप देखते हैं, वो कहते हैं उलमाए कराम, उलमाए कराम। तो एन वही बंदा आप प्रोनाउंस करेगा जिसने अरबी तजवीद सीखी हुई है, तो वो कहेगा यार इल्म हासिल करें, जबकि उर्दू में हम कहते हैं इल्म हासिल करो, तो वो लगता है कि अलिफ की साउंड है। लेकिन उर्दू का लहजा ऐसा है कि हमें पता है, जो मुखातिब हैं, जो सुन रहे हैं, उन्हें पता है कि इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। तो अगर मैं ये कहूँगा कि इल्म हासिल करो, तो अरबी के साथ मेरे, चूँकि मेरी अरबी की एक तरबियत है, लिहाजा उसके असरात मेरे ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि ज़बान पे के बारे में जो हमारे असातिज़ा हैं, PhDs, वो ये कहते हैं कि आप अपने सुरों के साथ आगे बढ़ें, अपनी बांसुरी के साथ। सिर्फ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए कि उनकी बांसुरी ऐसे सुर कैसे निकलते हैं, ताकि आप कम अज़ कम उस सतह पे पहुंच जाएं कि आप कम्युनिकेट जो है वो कर सकें। इसी तरीके से हमारे पास जो नाउन्स और एडजेक्टिव्स, नाउन की हमने बात की, एडजेक्टिव्स यानी जो आपका इसमें सिफ्त होता है, गुड होता है, बैड होता है, अगली होता है, वो उसके भी फर्स्ट सिलेबल के ऊपर जो है वो स्ट्रेस किया जाता है। इसी तरीके से ये कुछ 4-5 फार्मूले बने हुए हैं। ये मैंने कोशिश की कि आपके सामने ये सारी जो नेट के ऊपर से रिसर्च की थी और जो मेरा टैफल के हवाले से एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। जैसे जो सेकंड लास्ट सिलेबल होता है, यानी टोटल लफ्ज़ जहाँ पे ख़त्म हुआ और जो उससे पहले सेकंड लास्ट होगा, फ़र्ज़ कर लें अगर 3 सिलेबल हैं, तो सेकंड लास्ट क्या होगा, जो दरमियान वाला होगा। जैसे लफ्ज़ होता है नुमेरिक, जैसे नुमेरिक मैथ के अंदर आप लिखते हैं कि नुमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो उसमें अहले ज़बान जो होंगे वो पहले और तीसरे सिलेबल को थोड़ा सा लो पिच पे ले आते हैं, नीचे, बिल्कुल नीचे चले आते हैं, निचले सुरों पे। लेकिन जो सेकंड लास्ट सिलेबल होगा वो हाई पिच पे जाएगा, यानी हम कहेंगे इसको नुमेरिक यार नुमेरिक जो है वो ठीक हो गया या गलत हो गया। लेकिन अहले ज़बान इसको जो सेकंड लास्ट सिलेबल है उसके ऊपर स्ट्रेस करेगा। अब NU ये आपका एक साउंड होगी न। इसी तरीके से MER आर जो है वो करके साउंड निकलती है इंग्लिश में। तो नुमेरिक ये मैंने कैपिटल इसलिए साथ लिखा था कि जहाँ जहाँ पे आपको कैपिटल लफ्ज़ नजर आएगा सिलेबल, इसका मतलब वहाँ पे स्ट्रेस है। और इसकी भी ऑनलाइन फ्री डिक्शनरीज मौजूद हैं, जहाँ आप लफ्ज़ लिखेंगे वो आपको howmanysyllables.com पे आप चले जाएं, howmanysyllables.com, कोई लफ्ज़ लिखेंगे वो बता देगा इतने इसके सिलेबल्स हैं, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ब्रिटिश इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, और अमेरिकन का ये लहजा होगा इसके बारे में। कहीं कहीं पे इक्वल है, एक जैसा है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। दूसरा लफ्ज़ को हम देखें कि अगर आपका लफ्ज़ यानी नुमेरिक मैरिक के ऊपर क्यों स्ट्रेस आया, चूँकि अगर आपके लफ्ज़ के आखिर में IC आ रहा है, जैसे खलैरिक, तो इसमें IC लास्ट में आ रहा है। कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसके आखिर में IC आता है और उसके अंदर सिलेबल्स भी मौजूद हैं 2 से 3 या 3 से 4, तो उसका जो सेकंड लास्ट सिलेबल होगा उसके ऊपर आप स्ट्रेस करके उसको पढ़ेंगे, जैसे नुमेरिक। इसी तरीके से अगर आपके लफ्ज़ के आखिर में SION, बहुत सारे ऐसे अल्फाज हमें अंग्रेज़ी ज़बान में नज़र आते हैं, जैसे पैशन को आप देख लें, कंपैशन को देख लें, तो इस कंपैशन के अंदर जो आपका COM है, ये एक आपका सिलेबल हो गया। कम चूँकि एक साउंड है इसके अंदर, C और M जो है वो आपका कॉन्सोनेंट हो गया, दरमियान में एक वावल साउंड है कम। अब उसके बाद जो पैशन है, यानी लफ्ज़ के अंदर श की साउंड नहीं है, डबल S है, लेकिन चूँकि अहले ज़बान इसको शाह करके साथ पढ़ते हैं, लिहाजा हम इसको पढ़ेंगे कंपैशन, यानी कम पैशन नहीं होगा। चूँकि सेकंड लास्ट सिलेबल SION से पहले जो आ रहा है वो PAS है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो शाह के साथ है, लिहाजा कंपैशन, यानी आप उस सेकंड सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस करेंगे, वहाँ पे आप जोर दे के इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करेंगे, फिर आपका लफ्ज़ जो है वो ठीक हो जाएगा। यानी हम ये भी नहीं कहेंगे कंपैशन, शन भी नहीं कहेंगे, शन के ऊपर भी जोर नहीं है और कम के ऊपर भी जोर नहीं है, कंपैशन, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर आपका लफ्ज़ जो है वो TION के साथ ख़त्म हो रहा है, जैसे बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ आपको नज़र आ जाते हैं, नेशन के हवाले से है या रिहेबिलिटेशन के हवाले से है, तो उसमें भी जो सेकंड लास्ट सिलेबल होता है उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है, सेकंड लास्ट सिलेबल। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके 4th सिलेबल का वर्ड है, चूँकि आपकी साउंड इसमें नज़र आ रही है, डिस यानी डी, और उसके बाद आपका ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, ब्यू में आपका ब हो गया और फिर ऊ की साउंड है। इसी तरीके से शन है और इसी तरीके से डिस्ट्री। अब इसमें सेकंड लास्ट बनता है ब्यू,
यानी यहाँ पे हम इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करेंगे, हम ये नहीं कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे, नो प्रॉब्लम, अगर अहले ज़बान को समझ आ जाती है हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो एग्जैक्टली इसको कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी सेकंड लास्ट सिलेबल पे, यानी बिल अमूम ऐसा होता है। इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल बट यूजुअली इट हैपन्स, आम तौर पर ऐसा ही होता है। तो आपने ज़्यादा, मैंने आपको बताया था, साइकोलॉजिकल कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना कि बस मैंने ऐसे ही निकालना है। कोशिश करें समझ आ जाए, नहीं आती नो प्रॉब्लम, करीब तरीन आप हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर यानी थर्ड फ्रॉम लास्ट सिलेबल, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस वाई आ रहा हो, सी वाई आ रहा हो, टी वाई आ रहा हो, पी एच वाई, जी वाई, ए एल, ये अगर आपके लफ्ज़ के आखिर में आ रहे हैं तो उसका थर्ड, पहले था सेकंड लास्ट, अब ये है थर्ड, यानी लास्ट वाले से जो थर्ड सिलेबल होगा पहले, उसके ऊपर आपका स्ट्रेस होगा। फॉर एग्जांपल आपने लफ्ज़ अक्सर सुना होगा टीवी के ऊपर, डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, हम पढ़ते हैं इसको डेमोक्रेसी। अब अहले ज़बान इस लफ्ज़ को जब बोलेंगे तो वो डी ई एक साउंड हो गया सिलेबल डी, और उसके बाद एम ओ सी सेकंड सिलेबल है, फिर है आपका रे आर ए, और उसके बाद है सी वाई। अब वाई जो है वो भी एक साउंड है, सिलेबल है, वाउल साउंड बन जाती है सी, तो इसको अहले ज़बान प्रोनाउंस करते हैं डेमोक्रेसी, डी, और चूंकि तीसरा सिलेबल है और आखिर में आपका एंड हो रहा है सी वाई के ऊपर, लिहाजा आप इसको पढ़ेंगे डेमोक्रेसी। डिमा यानी एम ओ सी के ऊपर आप स्ट्रेस करेंगे, आप ये नहीं करेंगे डेमोक्रेसी, या आप इसको ये नहीं करेंगे कि डेमोक्रेसी, नहीं, आप कहेंगे डेमोक्रेसी, तो आपका ये लफ्ज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और आपने अक्सर लफ्ज़ सुने होंगे तो आपके जहन में आ रहा होगा कि हाँ सर इसी तरीके से ये प्रोनाउंस करते हैं, डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी समथिंग हैपन्स, इन मार्शल लॉ समथिंग्स हैपन। तो ये जो आपका डेमोक्रेसी है, अगर आप डेमो करेंगे तो वो डेमो, जैसे हम कहते हैं यार को डेमो शेमो दे दो, डेमोन्स्ट्रेशन, हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन जैसे हम करते हैं तो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है। चूँकि ओ को हमने गोल करना होता है, हमें चूँकि साउंड का उस हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। सो डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, इस लफ्ज़ को आपने इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। इसी तरीके से ये आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा जिसको हम लाड से कहते हैं फोटोग्राफी, और इसके अंदर लास्ट में आ रहा है पी एच वाई, 4 सिलेबल वर्ड है। अब आपका पी एच ओ फ, और उसके बाद टी ओ जी टॉक, फॉर टॉक, और रा आर ए, और पी एच वाई फी। अब इसके अंदर जो तीसरा सिलेबल है लास्ट से, फोटोग्राफी, आपने अक्सर सुना होगा फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, ये यानी फोटोग्राफी नहीं है, फटा, चूँकि फो वाला हिस्सा जो था पी एच ओ फ, ये आपका अलग हो गया, फोटाग्रेसी, फोटोग्रेसी। तो तेज़ी से जब इसको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो फोटोग्रेसी, कुछ लफ्ज़ वो खा जाते हैं, तो हम अगर शुरू में सीखेंगे तो हम हर सिलेबल को अलग अलग स्ट्रेस करने के चक्कर में पढ़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना। फोटोग्राफी, डेमोक्रेसी, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस साथ करेंगे, डेमोक्रेसी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी ज़बान आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की आदी होती जाएगी। इसी तरीके से लफ्ज़ होता है फल्कियात के हवाले से, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। अब देखें ओ लफ्ज़ है लेकिन ओ एक सिलेबल है, क्योंकि ओ जब हमने किया तो पूरा एक साउंड निकली, और जी वाई जी हालांकि एक सिलेबल है, चूँकि इसमें एक वाउल साउंड है, यानी एक वाउल साउंड एक सिलेबल होता है। तो इसको वो पढ़ेंगे कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एम ओ एल के ऊपर स्ट्रेस है, ये नहीं कहेंगे कॉस्मोलॉजी या कॉस्मोलॉजी, नहीं, कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी। तो एम ओ एल वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर स्ट्रेस किया जाता है। इसी तरीके से मुनाफिकत जिसको उर्दू में हम कहते हैं, उसमें आपका आखिर में आ रहा है एस वाई, तो उसका जो थर्ड सिलेबल है यानी पी ओ सी, उसके लिए पढ़ेंगे हिपोक्रेसी। आपने अक्सर ये लफ्ज़ इस तरीके से प्रोनाउंस करते हुए लोगों को सुना होगा, यानी हिपोक्रेसी नहीं है, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, पी ओ सी के ऊपर स्ट्रेस है, लाउड, स्ट्रेस का मतलब थोड़ा सा लाउड किया, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, डेमोक्रेसी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। तो ये बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप काफ़ी हद तक आपका स्ट्रेस जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से जो की सेंटेंसेस होते हैं, ये एक जनरल प्रिंसिपल है, यानी की वर्ड्स जो होते हैं, जिन लफ्ज़ों पे आपने एंकर पर्सन्स को अगर आप सुने इंग्लिश प्रोग्राम में, तो जिन लफ्ज़ों के ऊपर उन्होंने ज़ोर देना होता है, बाज़ का पूरे जुमले के ऊपर ज़ोर देना होता है, तो उन सारी चीज़ों पे वो स्ट्रेस करते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर लफ्ज़ के ऊपर चबा चबा के,
यानी माँ बाप जो हैं वो अक्सर बाज़ बातों पे कि मैंने तुम्हें कहा था, तो वो हर लफ्ज़ के ऊपर हम जोर देते हैं, लेकिन हमारा चूंकि सिलेबल टाइम्ड होता है, यहाँ पे स्ट्रेस होता है कि हर बात को आप चिबा के फिर बात करते हैं कि यस मैन, डू इट, तो फिर आपका हर लफ्ज़ के ऊपर एक स्ट्रेस जो है वो हमें दिखाई देता है। तो ये आई होप कि आपको स्ट्रेस का एक फिनोमिनन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। वन सिलेबल वर्ड्स को आप कैसे स्ट्रेस करेंगे। सबसे पहले ये लफ्ज़ आपने सुना होगा लाइफ। ये सारे लफ्ज़ जो आपको 10 नज़र आ रहे हैं, ये वन सिलेबल वर्ड होता है। वन सिलेबल का मतलब वन साउंड, यानी आपके कॉन्सोनेंट आगे पीछे, एक वाउल साउंड दरमियान में होगी। अब आपने देखा होगा ये जो रेड मैंने साथ लिखे हैं, ये उसकी प्रोनाउंसिएशन का लहजा है, यानी LIFE। अब 2 वाउल्स हैं, आई भी है और ई भी है, लेकिन साउंड क्या है, लाइफ। अब ये जो AHY, जहाँ पे भी आपको प्रोनाउंसिएशन में इस तरह की साउंड नज़र आएगी, इसको आपने थोड़ा सा एक जर्क दे के पढ़ना है। लाइफ, यानी लाइफ नहीं होगा, लाइफ नहीं है, डबल ई नहीं है, लाइफ, AHY, आया जैसे एक साउंड बनती है, लाइफ। इसी तरीके से लव है। अब लव के अंदर आप देखें तो LOVE, 2 वाउल्स हैं, O और V, लेकिन वन सिलेबल क्यों कहा, चूंकि बोलते हुए इसको प्रोनाउंस किया जाता है लव, LUV, लव, बस। इसी तरीके से WORLD जो दुनिया है, आप देखें तो ये सिंगल वन सिलेबल वर्ड है, चूंकि इसको पढ़ते हैं वर्ल्ड। L की जो साउंड है, मैंने आपको बताया था कि ये पीछे जाके थोड़ा गोलाई होती है, O की साउंड होती है, वर्ल्ड। दिस इज BBC वर्ल्ड। W की साउंड निकाली और L को गोल करके ओल्ड की साउंड निकलेगी और वन सिलेबल है, वर्ल्ड। इसी तरीके से L को निकाल दें, जो लफ्ज़ होता है वर्ड, तो यहाँ पे WURD, वर्ड, चूँकि अ की साउंड निकलेगी, वर्ड नहीं होगा, वर्ड। इसी तरीके से डे के हवाले से आपको पता है, हमने इसमें प्रैक्टिस की थी, तो ये वन सिलेबल है, डे, ये वन सिलेबल वर्ड होगा। इसी तरीके से जितनी भी प्रेपोजिशंस होती हैं मोस्टली, जैसे इन, एट, फॉर, ये वन सिलेबल वर्ड होता है। फिर ये जो आपका फियर, जिसको हम बोलते हैं फियर, हम इसको 2 सिलेबल्स में लेके चलते हैं। नहीं, 2 सिलेबल वाली प्रोनाउंसिएशन गलत है अहले ज़बान की नज़र में। हम तो फियर कह सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसकी एग्जैक्ट ये होती है फियर, यानी FEE, फी आपने पहले लंबा करके थोड़ा निकाल देना है। आर की साउंड क्या होगी, थोड़ी सी ये साउंड होगी, फियर, अर नहीं है, अलफ ज़बर रे, अर नहीं है, फियर, यानी फी निकला और उसके बाद आर की साउंड। इसी वजह से ये वन सिलेबल है, क्योंकि इसमें फियर। इसी तरीके से डियर, यानी अर नहीं, करके आपने डी के बाद की साउंड निकाल देनी, डियर, फियर। इसी तरीके से आपका ये जो वर्क होता है, इसको ज़्यादा यानी चबा के नहीं आपने करना, ये वो वाला जर्क नहीं है, इसमें होगा वर्क, थोड़ा सा सॉफ्ट अंदाज में। वर्क नहीं है कि यार वर्क कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग, वर्क, AR, आप इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस करके देखें अलग से, इस तरीके से वर्क। तो ये आपके वन सिलेबल जो है, एक साउंड आपने निकालनी है, एक ही दफ़ा वो आपके मुंह से निकलनी चाहिए। अब 1 बाय 1 इन लफ्ज़ों को आप प्रैक्टिस करें, लाइफ, लव, वर्ड, डे, इन, नियर, फियर, डियर, वर्क। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी और आप कमरे में बैठ के ज़रा शोर करेंगे, आपका लहजा ठीक होना शुरू हो जाएगा। देन कम्स 2 सिलेबल वर्ड्स, जो आपके 2 सिलेबल वर्ड्स होते हैं। जैसे आपका ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से हमने मिसाल दी थी, अब इसमें DE के साथ 1 सिलेबल और उसके बाद SIGN, डिज़ाइन। अब ये चूँकि 2 सिलेबल्स हैं, अब इसको वर्ब के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, डिज़ाइंड बाय मी। तो आपने देखा मैंने SIGN को कैपिटल लिखा, लेकिन जो साथ प्रोनाउंसिएशन है DIHD और उसके बाद ZAHY, जैसे हमने लाइफ में देखा था, लाइफ। इसी तरीके से डिज़ाइन नहीं है, डिज़ाइन, आयन करके इस तरीके से आप वापस लेके आएंगे, डिज़ाइन, दिस इज़ माई डिज़ाइन, यानी आपने इस चीज़ को डिज़ाइन नहीं करना, ई की साउंड नहीं निकलेगी,
आयन, ये वाली साउंड आएगी, डिज़ाइन। इसी तरीके से ये क्लाइंट का लफ्ज़ अक्सर आपने सुना होगा, हम सब कहते हैं क्लाइंट, मेरा क्लाइंट, आपका क्लाइंट। उर्दू में ठीक है, लेकिन जब आप आपके साथ अहले ज़बान बात करेंगे, आपका यूएसए या यूके का क्लाइंट, तो वो क्लाइंट नहीं कहेगा, वो कहेगा क्लाइंट। क्लाइंट और क्लाइंट, इस फ़र्क को देखें, लाइफ और लाइफ, लाइफ और लाइफ, डिज़ाइन और डिज़ाइन, और इसी तरीके से क्लाइंट और क्लाइंट। अब इसमें 2 सिलेबल, क्लाया और एंट, क्लाइंट, क्लाइंट, इस तरीके से। फिर आपका ये जो मशहूर मारूफ लोगो होता है, ये आपका 2 सिलेबल वर्ड है, और इसको LOH और GOH, लोगो, 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 सुनो मेरी बात, ये वाली बात। इसी तरीके से PHOTO, जैसे हमने अभी बात की थी फोटोग्राफी के हवाले से, यहाँ पे है फोटो, PHO और TOH, यानी फोटो, फोटो, यहाँ पे यानी बिल्कुल लोगो वाली ये कैफियत होगी। फिर होगा आपका प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, चूँकि नाउन है पहले सिलेबल पे स्ट्रेस किया जाता है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं है, चूँकि प्रोजेक्ट वर्ब होती है, यानी प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड बाय मी, वो एक अलग वर्ब हो जाती है। तो प्रोजेक्ट, दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, 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 पहले सिलेबल पे आपने स्ट्रेस कर दिया। इसी तरीके से आपका अपवर्क है। अब अपवर्क के ऊपर आप अगर इसको वर्क बनाना चाहते हैं, अपवर्क, एक होता है अपवर्क, आपने अगर उनको सुना हो तो वो कहेंगे वेलकम टू अपवर्क। अप के ऊपर उन्होंने, चूंकि अमेरिकन एक्सेंट जो है फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस कर रहा है, अपवर्क। इसी तरीके से फाइवर, फाइवर, ये 2 सिलेबल है, अप व 2 साउंड है, फाइवर, FI, मैं इसको शुरू में फीवर भी कहता रहा लाड के साथ, तो फाइवर, यानी फाइवर नहीं है, फाइवर, फाइवर, और फिर आराम से आपने की साउंड निकाल देनी है, फाइवर, फाइवर। इसी तरीके से आपका फेसबुक है, आप फेसबुक नहीं है, क्योंकि अगर वर्ब बनाएंगे तो फिर आप कहेंगे फेसबुक, बुक, बुक के ऊपर जोर होगा। बेसिकली ये नाउन है तो हम इसको कहेंगे फेसबुक, 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 फेस के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होगा और बुक के ऊपर हल्का हो जाएगा। डू यू नो हाउ टू वर्क ऑन फेसबुक? तो आप सोच में पड़ जाते हैं यार ये क्या निकला मुंह से। तो स्ट्रेस के ऊपर आपने गौर करना है। इसी तरीके से होता है ट्विटर, ट्विटर, अब हम कहेंगे ट्विटर तो पहला सिलेबल क्या होगा? ट्विटर, ट्विटर, आपने अक्सर सुना होगा BBC न्यूज़ के अंदर ट्विटर, ट्वीट, ट्विटर, तो फर्स्ट सिलेबल के ऊपर आपने स्ट्रेस करना है। इसी तरीके से हमारा जो गूगल है, गूगल नहीं, गूगल, ये जो आपका शुरू में आएगा, ज़्यादा भी आपने झटका नहीं देना इसको, गू और गल, 2 सिलेबल वर्ड, गूगल, यानी गूगल नहीं है, गूगल, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इस तरीके से स्ट्रेस जो है वो आप करते जाएंगे। उसके बाद है 3 सिलेबल वर्ड्स, इसके अंदर भी आपका इंस्टाग्राम आता है। अब चूँकि 3 सिलेबल हो गए हैं, अब इसको मैंने बड़ी दफ़ा गौर से सुनने की कोशिश की, ना तो इन के ऊपर स्ट्रेस आता है ना ग्राम के ऊपर आता है, तो ये इस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, स्टा के ऊपर जो है वो स्ट्रेस आता है, यानी इंस्टाग्राम भी नहीं है और इंस्टाग्राम भी नहीं है। इंस्टाग्राम जो है वो एक अलग लफ्ज़ है, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। उसी तरीके से हमारी जो चॉकलेट है, चूँकि 2 ओ आए हैं तो हम इसको पढ़ेंगे चॉकोलेट, तो इसको हम पढ़ते हैं चौक, AW की साउंड होगी, ओ, चॉकलेट, चॉकोलेट, चॉकोलेट, LET, लेट नहीं है, ये लेट है, चॉकोलेट, लिट भी नहीं है, चॉकोलेट, चॉकलेट, चॉकोलेट, चॉकोलेट, ठीक है जी। इसी तरीके से ये हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, 3 सिलेबल हैं, प्रोग्रामिंग, यानी प्रो एक साउंड, प्रोग्रामिंग, मिंग एक साउंड होगी, तो ये 3 सिलेबल हो गए। तो इसको आप ग्राम के ऊपर स्ट्रेस करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसी तरीके से लोकली, लोकली, यानी लोकली 2 नहीं है कि लो और कली, नहीं, लोकली नहीं है, लोकली, लोकली, 3 सिलेबल बनेंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे लोकली, लोकली। इसी तरीके से ग्लोबली, 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 AL को अल करके आप करेंगे। फिर होगा आपका ये जो आपने सुबह स्कूल में बचपन में देखा होगा, अटेंशन, तो अब इसको हम शन के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, शन के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये होगा
या तो आप इसको कहेंगे अटेंशन, या जो इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन वो करते हैं अटेंशन, अटेंशन, यानी टेन जो है उसको लंबा करना है, अटेंशन। तो हमारा शन भी ज़्यादा वाजे होता है, लेकिन अहले ज़बान जो है वो इसको अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन। तो टेन के ऊपर जो है वो स्ट्रेस किया जाएगा। इसी तरीके से डिफिकल्ट, 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 यानी आपने इस तरीके से इसको स्ट्रेस करना है। डिफ के ऊपर आप कर लें डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, फी के ऊपर आप कर लें, या कल्ट के ऊपर आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके स्पेलिंग 3 सिलेबल्स में होने चाहिए। डिफिकल्ट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। इसी तरीके से एक्सिट और ING, एक्साइटिंग, यानी स्पेलिंग तो है सेट वाले, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो आई के एक की साउंड नहीं होगी, एक होगा, एक, एक। अब जैसे लाइफ में हमने देखा था और डिज़ाइन में हमने देखा था, यहाँ पे होगा एक्साइटिंग, एक्साइटिंग नहीं है यार, वेरी एक्साइटिंग मैच था, एक्साइटिंग, साया, आया की साउंड जो है वो यहाँ पे निकालेंगे, एक्साइटिंग, एक्साइटिंग, ओ दिस इज एक्साइटिंग। इसी तरीके से डेंजरस, डेंजरस, और फिर ईसीली, ईली, जी की साउंड नहीं है, ईसीली, ईसीली, ईजीली नहीं है, ईजीली यार कर लेना, ईसीली, ईस और आई की साउंड, छोटी साउंड जो है शॉर्ट वॉल, और एल वाई जो है वो ली होगा, ईसीली। इसी तरीके से आपका जो ब्यूटीफुल का लफ्ज़ है, आप देखें इसमें कितने वॉल्स हैं, EAU, लेकिन ये एक सिलेबल है, बी, यानी beautiful, इसको आपने इस तरीके से करना है, ब्यूटीफुल, BU और टू फुल, यानी बाज़ का शुरू में मैं भी इसको इस तरीके से करता था कि ब्यूटीफुल, आपने इस पर गौर करना है कि ये टी नहीं निकलता। अगर आप इसको एग्जैक्ट कानों के साथ लगा के सुने बार बार तो ये होगा ब्यूटीफुल, ट फुल, यानी टी फुल नहीं है, ब्यूटी, चूँकि हमें पता है कि आई को हमने ई करके बोलना है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इस लफ्ज़ को आपने ब्यूटीफुल करना है, ओह इट्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। मैं शुरू में यानी बड़ा परेशान हो जाता था एक क्लाइंट के साथ कि मैं इसको कहता हूँ ब्यूटीफुल, वो कहते ब्यूटीफुल, फारूक दिस इज़ ब्यूटीफुल डिज़ाइन, दिस इज़ ब्यूटीफुल डिज़ाइन। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट करते जाना है तमाम डार्ट्स को। फिर 4 सिलेबल है हमारा पोर्टफोलियो। मैंने कोशिश किया वो लफ्ज़ भी आपके सामने रखूँ ताकि फ्रीलांसिंग साइट्स पे आपको ऐसे लफ्ज़ सुनने पड़ेंगे बार बार। पोर्टफोलियो, 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 3rd सिलेबल के ऊपर पोर्टफोलियो। इसी तरीके से ये आपका जो ब्यूरोक्रेटिक है, मिजाज होता है ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, BU अलग सिलेबल है, REAU, उसके बाद क्रैट और IC चूँकि लास्ट में आ रहा है। अब मैंने इसको उर्दू में भी साथ लिख दिया कि बेओरो, यानी इसको आपने पढ़ना है ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक। तो प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ पे 2 स्ट्रेस है BU के ऊपर, ब्यूरोक्रेटिक ब, और उसके बाद ओरो के बाद क्या है जो सेकंड स्ट्रेस होगा क्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, ब्यूरोक्रेटिक, 2 स्ट्रेस हो जाएंगे इसके अंदर। फिर आपका डायरेक्टरी, जैसे नॉर्मल जो टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, हमारे यहाँ उर्दू में चूँकि अलफ भी डालते हैं डायरेक्टरी, वैसे यहाँ पे क्या है डायरेक्टरी, डायरेक्टरी। इसी तरीके से डिक्शनरी, डिक्शनरी 4 सिलेबल्स होते हैं, यानी डिक्शनरी हम NARY को मिलाते हैं, नरी नहीं है, ये होता है डिक्शन एयर, एयर जैसे हम बोलते हैं एयर, ई, डिक्शनरी, डिक्शनरी, डिक्शनरी। इस तरीके से प्रैक्टिस करें आप, डिक्शनरी, 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 एयरी, डिक्शनरी नहीं कहना बस, नरी जब आपका निकलेगा तो वो क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। डिक्शनरी, डिक्शनरी, एयरी, 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 ये लास्ट के 2 सिलेबल्स। फिर ये जो आपका चूँकि ओ है तो हम क्या करते हैं ऑब्वियसली, ऑब्वियसली नहीं, ये अलफ मद्दा है उर्दू में अगर आप इसको देखें, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली यार ऐसी करना चाहिए नहीं, क्लाइंट इसको पढ़ेगा ऑब्वियसली, ऑब्वियस, दिस इज अब, अलफ मद्दा और बे, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, इस तरीके से आपने पढ़ना। फिर 5 सिलेबल वर्ड्स आपका कम्युनिकेशन, साउंड को देखिए करें, कम्युनिकेशन में कितने सिलेबल्स हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। अब इसको ख और स्ट्रेस कहाँ पे आ रहा है, 2 जगह पे आ रहा है, म्यू के ऊपर है और उसके बाद केशन के बाद, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, म्यूनिकेशन, कम्युनिकेशन। तो आपका प्राइमरी स्ट्रेस और सेकेंडरी स्ट्रेस जो है
वो करीब तरीन आ जाएगा। एग्जैक्ट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, कोशिश करें ताकि आपको उनको समझने में आसानी हो जाए और आप उनको समझा सकें। इसी तरीके से लफ्ज़ होता है 5 सिलेबल में एप्रीसिएशन। एप्रीसिएशन 5 सिलेबल्स होते हैं और इसको पढ़ेंगे कैसे, यानी ऐप जो है उसको पढ़ते हैं अप्रीसिएशन। तो हम चूंकि ऐप ए लिखा हुआ है तो हम इसको ऐप करने की कोशिश करेंगे, जबकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे यू और ए जो है वो की साउंड मोस्टली निकालता है अमेरिका में। अप्रीशिएशन, अप्री यानी एप्रेशिएशन नहीं है, PREE शी, प्रीशी, और EYA और SHUN एप्रिशिएशन, अप्रीशिएशन, अप्रीशिएशन, इस तरीके से प्रोनाउंस करें, अप्रीशिएशन, अप्रीशिएशन। और इसी तरीके से कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, अप्रीसिएशन। हम चूंकि हमारी ज़्यादातर जो है वो सीन के साथ आवाज़ निकलती है तो हम कहते हैं एप्रीसिएशन, सीएशन, लेकिन यहाँ पे आपका अप्रीशिएशन, पहले भी शी है और उसके बाद भी शन है, तो अप्रीशिएशन। इसी तरीके से जो लफ्ज़ हम प्रैक्टिस जिसकी कर रहे हैं, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, दो आपके स्ट्रेस हैं, एक प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, नन के ऊपर, प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को प्रोनाउंस करते हैं। फिर 6 सिलेबल वर्ड है, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट थी लेकिन मैंने कहा कि चलें आपको मुख्तसर रखा जाए। अब आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 6 वॉल साउंड्स होती हैं इसके अंदर। अब RI के साथ री, और इसका फर्स्ट सिलेबल आएगा जो स्ट्रेस होगा स्पॉन के ऊपर, रिस्पॉन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 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 यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। री हल्का जाएगा, स्पॉन थोड़ा सा ऊंचा चला जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो आपके नीचे वाले लफ्ज़ होते हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, यार बंदे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो हमारा शुरू से चूँकि सिलेबल टाइम्ड है तो हमने R से लेके Y तक एक ही लहजे में इस लफ्ज़ को प्रोनाउंस कर देना होता है, यार बंदे में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो अपने लहजे में हमारी ठीक है एक दूसरे को समझाने के लिए, बट वंस यू टॉक टू योर नेटिव क्लाइंट्स यू नीड टू प्रोनाउंस दिस वर्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्ट्रेस के लिए ये जो आपकी ऑनलाइन डिक्शनरीज हैं ये आप खोलें, ओपन करें और इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह ताला। 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। फिर 7 सिलेबल वर्ड्स होता है जिसके अंदर हमारे पास ये लफ्ज़ है मसनूईपन, जिसको मसनूई कहते हैं, तसन्नो, आर्टिफिशियलिटी। आप इस लफ्ज़ को देखें, बज़ाहिर छोटा सा लफ्ज़ लगता है, 7 सिलेबल्स हैं, RTFISHILET, आर्टिफिशियलिटी। और इसको पढ़ेंगे क्या, ये जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है, फिश ELET, ये जो कैपिटल्स में है 3 इसके अंदर स्ट्रेस है, आर्टिफिशियलिटी, 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 यानी आर्टिफिशियलिटी नहीं, आर्टिफिशियलिटी। आपका सर कभी नीचे जाए कभी ऊपर जाए, अगर आप ये मिक्सिंग करने में कामयाब हो गए हैं और राइट सिलेबल पे स्ट्रेस आपका लाउड और नीचे आएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, कमाल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये प्रैक्टिस के साथ होगा, एकदम से तो ज़ाहिर बात है बहुत सारे लफ्ज़ हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सो प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन, डेमोक्रेसी, फोटोग्राफी, जहाँ कहीं लफ्ज़ हो अकेले बैठ के अपने आप को थोड़ा सा हल्की हल्की आवाज़ में सुर निकालें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच, इट वाज ऑल अबाउट सिलेबल्स और इसके स्ट्रेस के हवाले से। हिज्जे किस तरीके से करते हैं, अंग्रेज़ी में आपको पता है कि एक लफ्ज़ के मुख्तलिफ हिज्जों के ऊपर स्ट्रेस किया जाता है, उर्दू और हिंदी में स्ट्रेस हमारा नहीं होता, इसी वजह से हमें बाज़ प्रॉब्लम भी पेश आती है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स जो अमेरिकन थे या ब्रिटिश थे वो अब समझना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके करीब पहुंचने की, वो भी अब हिंदी और पाकिस्तानी जो वेरिएशन है, जो हमारी बंगाली ब्रदर्स हैं उनकी जो वेरिएशन है, उसको वो आहिस्ता आहिस्ता आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे मिलकर एक दूसरे के साथ परसीव करेंगे तो चीज़ें हमारी इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।